पर उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे अब नेताओं का संसद भवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। आप बता दें कि बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन क्या है? नहीं, बजट जब पेश हो जाए तो उसके बाद ही ना अपने रिएक्शन देंगे। सर ऑल्सो सर नेवल शिप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आगे डिफेंस सेक्टर देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि पहले बजट पेश हो जाने दीजिए, उसको लेकर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। तो देखिए 3 बजे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें बजट संबंधित तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं संसद भवन और उनके फोटोशूट की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। उस लाल सूट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जिस लाल सूटकेस के साथ उन्होंने अपना फोटोशूट कराया, अपनी परंपरागत एक प्रक्रिया है ये कि बजट पेश होने से पहले फोटोशूट होता है और उसी फोटोशूट के दौरान की एक खास तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और लगातार अब तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो देखिए काफ़ी उम्मीदों वाला ये बजट रहने वाला है और इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा ये देखना वाकई में दिलचस्प। लगातार तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो संसद भवन का रुख कर रहे हैं। संसद भवन पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू है, जारी है। तो ऐसे में 11 बजे देखिए बजट पेश होगा, उसके बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री देश का पूर्ण बजट एक बार फिर से आज पेश करने जा रही हैं। मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सभी के साथ सभी वर्गों की भी निगाहें टिकी हुई हैं और देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किस वर्ग को इस बजट के पिटारे से क्या कुछ खास मिलता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में ये वो पिटारा जिस पर सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं क्योंकि पूरे देश को इस बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीद ऐसी भी जताई जा रही है कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी को जो रिजल्ट्स मिले वो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने वाले नतीजे नहीं थे और एक बार फिर से जनता को साधने का प्रयास करने की दिशा में भी इस बजट को माना जा रहा है और इस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए तो इस बजट को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुशील वकील, वही पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिनेश सिंह गेट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुशील जी आपके पास आते हुए, देखिए देश का पूर्ण बजट एक बार फिर से पेश होने जा रहा है, क्या लगता है आपको कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित रहेगा ये पूर्ण बजट इस बार? 3-0 का पहला बजट है। सब लोगों की अपेक्षा, सब वर्गों की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। कॉमन लोग जो है उनकी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। उसके बावजूद जो इंडस्ट्री है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री है, एविएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या होटल इंडस्ट्री है, बाकी सबको अपेक्षा है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा कि जो कॉमन मैन है, जो इस टाइम महंगाई से जूझ रहा है, उसकी ज्यादा अपेक्षा है। क्योंकि जो गृहणियां है, जो लोग हैं, उनके जो पैसा, उनके सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं बच पाती कि महंगाई इतनी हो गई है, वो बहुत परेशान है। एक से रेंट देना मकानों की, फिर अगर किसी ने अपना मकान ले लिया उस पर हाउसिंग या जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, वो बहुत परेशान है। लेकिन जैसे कल प्रधानमंत्री ने अपना लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि ये जो हमारी जो तीसरी सरकार है, इसका अगले 5 सालों का फोकस जो रहेगा गरीबों पे रहेगा, महिलाओं पे रहेगा, किसानों पे रहेगा और जो नौजवान लोग हैं हमारे, उन पे रहेगा।
अगर इन चीजों जैसे प्रधानमंत्री ने ये चीजें कल बता दी, अगर ये अपना ये वित्त मंत्री इस पे या उनके इस पे या गौर करके ये बजट पेश करिए तो हर एक वर्ग को अपनी अपनी अपेक्षा है। अब देख लीजिए इस देश में हर साल कम से कम 80 लाख जॉब्स की जरूरत है। अब वो जॉब्स कहाँ से आएंगे? प्राइवेट सेक्टर से आएंगे। ये नॉन एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। ये जॉब जो क्रिएट करनी जी इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद जैसे अब लखपतियां दीदियां निकल गई, उनकी जो मुद्रा योजना जो ये 10 लाख रुपए उनको मिलता है वो 20 लाख किया जाए। ऐसे जो बाकी इंडस्ट्रीज है उनको भी बढ़ावा। सरकारी जॉब तो अवेलेबल नहीं है, कम से कम प्राइवेट सेक्टर में जितने जॉब्स बढ़ जाए जितने बढ़ जाए उससे क्या चीज होगा कि तो देश में ये जो ये गरीबी वगैरह है ये हट जाएगी। और दूसरी सबसे ज्यादा जरूरत है ये एजुकेशन जी और दूसरा स्किल डेवलपमेंट। जिस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होते हैं वहाँ स्किल डेवलपमेंट का जो ये होता है वो भी बढ़ जाता है ताकि अपना लोग अपना काम कर सके। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ये ठीक है, ठीक है सुशील सर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिनेश सिंह गेट भी लगातार बने हुए हैं। तो दिनेश सर देखिए, लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह के नतीजे जो आए हैं एनडीए के लिए वो बिल्कुल भी चिंताजनक हैं और बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहे। और ऐसे में अब कई प्रदेशों में विधानसभा इलेक्शन भी है, कई प्रदेशों में उपचुनाव भी होने हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनता को साधने की दिशा में एक बड़ी कोशिश हो सकती है इस बजट के माध्यम से? जी आप सभी को प्रणाम मनीषा जी। देखिए इसको मतलब अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए, जैसे कि इससे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे अपने तरीके से, उन्होंने बहुत मतलब सुलझे तरीके से चीजें बताई। तो मैं थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से इसको बताना चाहूंगा। देखिए कि मतलब जितने मर्जी आंकड़ों की बात करें, जितने मर्जी फिगर्स की बात करें, लेकिन जब तक जनता की जेब में, जनता सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी जेब जो है कैसे भरे और कैसे खर्च करें। क्योंकि मतलब अगर स्पेंडिंग कैपेसिटी अगर आपके या मेरे पास अगर नहीं होगी तो हमारे लिए मतलब फिगर्स और आंकड़े किसी मायने नहीं रखते हैं। जैसे कि मेरी जेब में खर्चा करने का नहीं है तो बेशक चाहे मतलब कि कोई भी चीज कुछ भी किसी भाव मिल रही है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इमटेरियल है। तो उसी तरीके लेकर के देखिए कि जनता को उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं टैक्स जो है मतलब वो राहत कैसे मिल सकते हैं कि जैसे कि जनता की जेब में ज्यादा पैसे कर जाए कि टैक्स को उसमें किस तरीके से मतलब कि लिबरल बनाया जाए, किस तरीके से उसमें छूट दी जाए और किस तरीके से पहले की अपेक्षा, जैसे पिछली बार का जो बजट था उसकी अपेक्षा और इस बार का बजट है वो उस तरीके से राहत देने वाला हो, राहत भरा हो, तो उस चीज देखिए फर्क पड़ेगा। अब जैसे कि मान के चले कि सुनने बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अब जैसे कि पिछली बार का जैसे बजट था तो उसमें जैसे मान के चले कि जैसे जो इनकम टैक्स स्लैब था उससे अगर बढ़ोतरी होकर थोड़ा अगर स्लैब अगर मतलब कि जैसे बढ़ता है तो उसमें देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। फिर उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कि 50,000 रुपए था उसको बढ़ा के अगर कुछ अगर आगे किया जाता है तो ऑटोमेटिकली एक तरह से पैसा आएगा। उसके अलावा देखिए मान के चले कि जैसे कि मतलब कि जैसे और मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा अगर बातचीत जैसे घर खरीदने की बातचीत अगर आती है तो पहली बार घर खरीदने पहले 50,000 रुपए का जो था इंटरेस्ट जो था उसकी छूट थी। अब उसको बढ़ा करके उम्मीद है कि जैसे उससे बढ़ करके अगर मिले तो उससे देखिए कहीं ना कहीं राहत मिले, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि अपना घर एक हो, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन घर में जब आदमी एंटर करता है तो उसकी अपनी अलग वाइब होती है, उसके बाद अलग तरीके से अपनी सोच विचार और सब चीज मतलब धारणा जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं चीजों में छूट मिलेगी जिससे डायरेक्टली जो है, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली जो है वो एक तरह से सीधा जो है जनता की जेब में पैसा जाएगा। उसके अलावा देखिए जैसे कहीं ना कहीं जैसे कि और चीजों को जैसे कि अब जैसे कहा गया था कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ राहत देने के लिए और कुछ चीजों में जैसे कि टैक्स जो उनका जीएसटी जो और जो स्लैब है उसको शायद कुछ कम करके या और चीजों को जैसे देख करके किया जाएगा तो उससे देखिए कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से मान के चले कि बहुत जैसे कि मतलब कृषि जो सेक्टर है उसके बाद से जैसे मान के चले कि होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसमें मनीषा जी बहुत से लोग निर्भर करते हैं, जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टूरिस्ट जब आते हैं तो एक तरह से सारे वर्गों में इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आदमी जब टूरिस्ट आता है तो खर्चा उसी मतलब उसी नगर में, उपनगर में, उसी शहर में करता है। वो जब करता था एक तरह से अगर एक होटल में उसने अगर खर्चा किया तो ये मान के चलें कि सिर्फ होटल जो है उसको उसने नहीं बढ़ाया, वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो देखिए मतलब कि सुदूर क्षेत्रों से होंगे और जगह से कुछ होंगे, तो उसका देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और इसके अलावा देखिए जैसे कि अभी जो चुनौतियां हैं वो 4-5 चुनौतियां ये हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कल भी अपना भाषण में कहा था कि अमृतकाल का बजट है तो अपने तरीके से इस बजट को इस तरीके से पेश किया जाएगा जो कि आगे जाकर के एक नजीर पेश हो और आगे जैसे कि 2047 का जैसे कि जब 2 साल हमारी आजादी को पूरे हो जाएंगे तो उस टाइम पे एक तरह से ये मील का पत्थर साबित हो और ये कि मतलब पूरे तरीके से और मतलब कि दशा और दिशा तय करने वाला बजट एक तरह से मतलब इसको बताया गया।
और इसमें एक एक चीज को लेकर जैसे मैं बताऊं, जैसे कि 2007 में, थोड़ा समय दीजिएगा, 2007 में देखिए 1 ट्रिलियन थे, 2014-15 के आसपास में 2 ट्रिलियन बने, 2021 में 3 ट्रिलियन बने। उसका जैसे मान के चले कि अभी जैसे उम्मीद है 2025 तक 4 ट्रिलियन बन जाएंगे। और दूसरा देखिए, जैसे कुछ सेक्टर्स को लेकर, जैसे कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जैसे दूसरे नंबर पे हैं, सेमीकंडक्टर्स में हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के जैसे कि जो एक तरह से स्किल्ड जो है वो लेबर हमारे यहाँ जैसे होगी, और दूसरा उसके अलग से कि यहाँ से सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो हो गया, उन सभी चीजों का समावेश करके एक समग्र मतलब एक तरह से मैं बजट इसको देखता हूँ। और दूसरा देखिए कि भारत जो है बड़ी इकोनॉमी, मतलब सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी जो उसमें से एक है, और पिछले लगातार 3 साल से करीब करीब 8% ग्रोथ रेट के साथ में बहुत लगातार बहुत बढ़िया तरीके से, और एक पॉजिटिव आउटलुक और पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट मतलब जो है एटीट्यूड जो बना देश का। और कोई किसी को नहीं पता था कि जिस देश में हमने मतलब जिस देश ने हम पे राज किया, ब्रिटेन जो था जिसने हम पे करीब करीब 200 साल राज किया, उसको पछाड़ के हम लोग जो है 5वें नंबर के इकोनॉमी बने। तो मैं आगे इसमें भविष्य अच्छा देखता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ, शुभकामनाएं सीतारमण जी जो हमको भी देता हूँ कि 7वीं बार लगातार वो बजट पेश कर रही हैं। और हमें उम्मीदें हैं कि विरोधियों को भी मतलब जैसे कि जो साथ साथ में उनको भी जवाब दे पाएंगे, साथ में जो सहयोगी हैं उनके लिए भी अच्छा करेंगे, और साथ साथ देश के लिए भी अच्छा करेंगे, और हर वर्ग को इससे अच्छा मिलेगा। बिल्कुल दिनेश सर, तो वाकई में बहुत अच्छा बजट रहने की ये उम्मीद है। और हमारे साथ हमारे हमारे साथ धर्मेंद्र शाह, स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र से बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग को इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस बजट में उनके लिए बहुत कुछ खास रहने वाला है। क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की जितनी उम्मीदें हैं इस बजट से, उन उम्मीदों पर खरा उतर के रहने वाला है ये बजट? वेरी ट्रू। सो इनफैक्ट ये जो मूवमेंट है रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस, ये ऑलरेडी 6 से 8 महीने से शुरू हो चुका है। जो एनसीडी जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक ग्लोबल क्राइसिस भी कह सकते हैं, बिकॉज इफ दैट इज नॉट रिजॉल्व देन इज अगेन गोइंग टू इम्पैक्ट द पॉवर्टी एंड the well-being of the whole country as well as the whole humanity. So that is something which is very relevantly seen by the budget in the last interim budget also, and would be very much likely seen in this new budget as well. And this is something which is anticipated as and when it is looked upon into health and wellness. So already जो काफी movement चालू हो चुका है as compared to diabetes and hypertension, and in fact taking care of the cancer, which are really threatening the well-being of the humanity as well as taking a lot of expenses. So out of pocket expenditure जिसको OP बोलते हैं, that is something very increasingly in fact it is increasing by leaps and bounds, and which is seen कि अगर वो टैकल नहीं किया गया तो that would generate one huge poverty zone among the middle class. और ये काफी बड़ा सेगमेंट लास्ट 6 महीने से 8 महीने से देखा जा रहा है, and that is possibly being anticipated in this new budget also. And some more movement for the extreme diseases like cancer also is being taken care. And so that it's a very relevant move by the government, and possibly seen in this government, which should help the humanity at large. And one more threat which probably will come in another 10 years is the geriatric population, the old age population, and possibly some movement or some steps, positive note for taking care of this population, of the geriatric population, also seems to be taken in this budget. So in fact this budget is going to be real game changer for this very addressing issues of the humanity at large, which if taken care would definitely stop the leakages or the expenses on day-to-day or monthly basis, and probably will take care of the health and wellness of the humanity at large. बिल्कुल बिल्कुल धर्मेश सर, और जैसा कि आपने कहा कि बजट से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं और बजट उन उम्मीदों पर खरा उतरने वाला होना भी चाहिए। और जैसा कि अभी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी एक बात कह रहे थे, तो देखिए बजट चाहे कितना भी भारी भरकम क्यों ना हो, फिगर्स में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जनता को क्या मतलब है कि उनकी जेब पर कितना भार पड़ रहा है, उनकी जेब में कितना पैसा है, उनकी जेब में इस बजट से क्या कुछ खास आ रहा है। और अगर हम स्वास्थ्य विभाग की ही बात कर ले तो देखिए स्वास्थ्य विभाग में रेगुलर डेवलपमेंट हो रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन देखिए आम जनमानस तक वो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पा रही हैं या नहीं, ये भी देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प है। और लोगों को ये उम्मीद है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना ज्यादा बेहतर किया जा सके कि एक मध्यम वर्गीय इंसान भी उसे अफोर्ड कर सके। Correct. So that's a lot of move has been happened at the micro level, at the
at the government, at the village level, also a lot of penetration has happened in the government policy of taking care of the diabetes and hypertension. उनके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है at the mass level has been planned to accomplish by 2025. तो एक ग्रास रूट लेवल का बंदा भी जो है वो भी इसमें पहुंच पाएगा. द प्रॉपर सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू स्क्रीन द पेशेंट्स. वंस दे आर फाउंड एट द हाई रिस्क लेवल, देन दे वुड बी रेफर्ड टू द अदर हॉस्पिटल लेवल्स. इफ दे आर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव और कैंसर, देन दे वुड बी रेफर्ड टू अदर हॉस्पिटल्स. सो प्रॉपर चेन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड पॉसिबली, if taken in the right perspective with the right infrastructure setup, probably will definitely take care of this real leakages and the suffering which this middle class or the grassroots level, as Sushil Ji also said, it should be definitely impacting the common man of this country, and probably this budget being seen as, you know, very much addressing these issues as well. बिल्कुल. सुशील सर, अगर देखिए पिछले बजटों की तुलना की जाए तो क्या लगता है कि इस बार का बजट पिछले बजटों की तुलना में कितना खास रहने वाला है, कितना अलग रहने वाला है, और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलने वाले हैं इस बजट में? देखिए मनीषा जी, मैं पॉलिटिकल पहले ये देखना चाहता हूँ क्योंकि ये बार जो बीजेपी को, एनडीए को थोड़ा बहुत सेटबैक मिल गया, तो उसको मद्देनजर देखते हुए इस बार एनडीए को ये जो बजट है पॉपुलिस्ट बजट बनाना पड़ेगा. कि लोग जो इनसे नाराज, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेकारी ये काफी बढ़ गई है, वो मद्देनजर रख के इस बजट को इनको पॉपुलिस्ट बजट बनाना पड़ेगा, जो लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद रहना चाहिए हो रहेगा. इस पर मैं कहना चाहता हूँ डिफरेंट चीज एक एक करके. जैसे हमारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ जी ने कहा, हेल्थ में तो बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन हेल्थ में और भी बहुत जरूरी चीजें करनी है. आप देख लीजिए, जो ट्रीटमेंट हो गया हद से ज्यादा हो गया. सरकारी हॉस्पिटल में सामान नहीं, इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है. आप बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो लाखों में बिल चढ़ा रहे हैं. इतना था कि बॉडी तक बंद रख के अगर उनके पास पैसा न हो. सरकार को इस ओर भी देखना चाहिए कि ये कैसे हो जाए कि लोगों को इस चीज में थोड़ा रिलीफ मिले, ताकि वो स्टैंडर्डाइज हो जाए कि इस ट्रीटमेंट का इतना कॉस्ट है, फलानी ट्रीटमेंट का ऐसा कॉस्ट है. फिर दूसरा चीज जो इन्होंने टच किया वो है जो हमारे सीनियर सिटीजन है, उनके लिए जो है ये हेल्थ के जो है ये सुविधाएं वो बढ़ाई जाए. जैसे हमारा ये अपना आयुष्मान भारत है या आरोग्य योजना है, उसको सीनियर सिटीजन को ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि वो इसके अंदर सारे आ जाएंगे, उनको फ्रीली मिलेगा. इस बार देश में या तो यहाँ सीनियर सिटीजन है तो यूथ ज्यादा है. सीनियर सिटीजन का ख्याल रखने के लिए ये सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा. और दूसरा चीज है, जो सीनियर सिटीजन है, सरकार की वजह से 80 साल से जो ऊपर है उनके लिए काफी सुविधा है, क्योंकि देश में 80 साल तक बहुत लोग कम पहुंचते हैं. इसलिए सरकार को इस जो एज लिमिट है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा. ये हो गया ये चीज. दूसरा हो गया हमारा इस टाइम जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो डिफेंस की है, क्योंकि लेटेस्ट क्या इस टाइम क्या चल रहा है, चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को थोड़ा ये करना चाहता है, डाउन करना चाहता है. इसके हिसाब से चाइना ने पाकिस्तान और कश्मीर में अपना लेटेस्ट इक्विपमेंट, रडार, ये टैंक, हेलीकॉप्टर वगैरह डाल दिए हैं. और ये जो 2-3 दिन से, 2-3 हफ्ते से या अपना डोडा जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, उसमें जो आतंकी मारे गए, उनके पास जो सामान मिला वो मेरी चाइना है इस बार. इसलिए चाइना हमें बड़ा थ्रेट हो रहा है. और पहले तो खाली पाकिस्तान से, अब चाइना और जो पाकिस्तान आपस में दोनों मिलकर लड़ रहे हैं. हमें जो डिफेंस का आउटले है वो बढ़ाना पड़ेगा. ये तो बड़ी चीज है. अब मैं बोलता हूँ ये अपना जैसे आपने पोलिटिकल ऑब्जर्वर ने भी कहा, टूरिज्म को हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा. टूरिज्म के लिए सरकार को खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतना टूरिज्म का पोटेंशियल है. आप देख लीजिए, बाहर बहुत सारे छोटे छोटे देश है जो अपने टूरिज्म को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी जगह है, इतनी झीलें, इतनी पहाड़ियां हैं, इतनी वादियां हैं, हम उनको अभी तक ये नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सके. सरकार को टूरिज्म जो है इसमें बड़ा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का. बहुत सारे लोग इसमें एडजस्ट हो सकते हैं अगर इसकी ओर ध्यान दिया जाए. और सबसे चीज ये है जरूरी कि लोग चाहते हैं, उनकी अपेक्षा है कि उनके हाथ में थोड़ा पैसा बचे, थोड़ी सेविंग बचे, ताकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, कभी भी जरूरत पड़े वो उस टाइम उनको काम आ जाए. और इसके मद्देनजर जो हमारा सेक्शन 80C है,
उसमें जो हमारा लिमिट है, जो एग्जेम्पशन का लिमिट है, वो 50,000 रखा हुआ है। सरकार को इस बात में कम से कम 1.5 लाख रुपए तक ये लिमिट करना चाहिए। और दूसरा चीज है, जो भी हमारी जो आरोग्य या अपना मुद्रा योजना वगैरह, जो लोगों को पैसा मिलता है इंडस्ट्रीज वगैरह शुरू करने का, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, जब तक उनकी इंडस्ट्री आमदनी देना न शुरू करे उस टाइम तक सरकार को उनको कोई स्टेपन देना चाहिए, ताकि नहीं तो क्या होता है, जो उनका सेल हो या कुछ हो, अभी लोन भी देने वापस बाकी चीज में वो सारा उसी में उठ जाता है, ताकि वो अपनी लाइफ भी सस्टेन करे और अपने जो प्रोडक्ट है उसको भी बढ़ावा दे। फिर है रूरल जॉब्स क्रिएट करना। रूरल जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, जो गांव के, आजकल ये फैशन हो गया गांव के गांव खाली पड़े हो, जितने भी उनके ये बच्चे हैं या जवान हैं वो सारे शहर की ओर आते हैं। इस वजह से गांव में पूरे गांव के गांव खाली हो चुके हैं, उसमें भी इनको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। फिर हो गया अपना जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी बढ़ावा उनको देना है, ताकि डोमेस्टिक में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो नेचुरली उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, विदेशी मुद्रा काफी आ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, इन्फ्लेशन कम करनी पड़ेगी। ये चीजें जो सरकार को ज्यादा ये चीज पे और ध्यान देना चाहिए पड़ेगा, उस वजह से ये आगे बढ़ सकता है। क्योंकि यही चीज है कि जो पॉपुलेशन बजट है इसमें हर एक की माने सबसे ज्यादा जो इसमें परेशान है वो जो आजकल पुअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये हमारी ज्यादा परेशान। बिल्कुल, और हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अतुल शाकी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हुए। तो प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। देखिए अतुल सर, इस बार देश का पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है और मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है जिससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार तमाम प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम वादे भी एनडीए सरकार करती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है आपको कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ये बजट कितना ज्यादा खास रहने वाला है? सबसे पहले जो बजट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव केवल और केवल एक ही साइड नहीं देखना चाहिए। किसी भी देश का जो बजट होता है वो लोकहित को साधने वाला होता है। भारत एक विकासशील देश है और भारत की अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो खेती है, ग्रामीण है और श्रम पर आधारित है। अर्थव्यवस्था का ये मेजर कंपोनेंट है। हम लोग शायद जो शहर आधारित आबादी है और ये सब लोग केवल 15% पॉपुलेशन या 12% पॉपुलेशन के हित को ही ध्यान में रखकर बात करते हैं। जो टैक्स पेयर्स हैं या तो सरकारी अधिकारी हैं, वो बड़े बिजनेसमैन हैं या मिड कैप्स करने वाले लोग हैं। अभी जैसे डेफिसिट फाइनेंस की बात करें, बहुत सीधी सी बात है कि डेफिसिट फाइनेंस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। डेफिसिट फाइनेंस अगर बढ़ेगा तो फिजिकल डेफिसिट निश्चित तौर पर देश के आम जनमानस पर प्रभाव डालता है। और दूसरी बात है, अभी हमारे सीनियर साथी ने बहुत अच्छी बात कही, सुशील सर ने, कि लोगों के पास कितना जा रहा है, जो बॉटम पब्लिक है उसको कितना हम समावेशित कर रहे हैं बजट में। बजट की तुलना देखिए, अगर हमारा डोमेस्टिक लेवल कमजोर है, गांव घर में एक बात कही जाती है कि अगर आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखना चाहिए। बजट में केवल ये नहीं कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अर्थव्यवस्था में कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स आ गए हैं, उनको पढ़ के बच्चे केवल ये बात करते हैं कि नहीं साहब हमको कंपेयर करना है अमेरिकन इकोनॉमी से, हमें ग्रीन इकोनॉमी बनानी है। हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लूप होल कहाँ है। सबसे बड़ी चीज है, देखिए डेफिसिट 4.5 के आसपास लगातार बना हुआ है। सरकार इसे लगातार कह रही है 2005 के बाद से क्रमशः कम करते करते 2026 या 2030 तक हम डेफिसिट फाइनेंस को नलिफाइड कर देंगे, और वो वहीं खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जो डेफिसिट फाइनेंस है इसके लिए सरकार करेगी क्या? डेफिसिट फाइनेंस को पूरा करने के लिए सरकार फिर जाएगी कैपिटल रिसीप्ट पे, कहीं से लोन लेगी, बाजार से लेगी, डोमेस्टिक मार्केट से लेगी या इंटरनेशनल मार्केट से लेगी। जब भी यहां से लेगी तो इसका फिर अंतिम भुगतान कौन करेगा? अंतिम भुगतान तो वो ठेले लगाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, रिक्शा खींचने वाला, वो बड़ी तादाद है, वो भी तो कर रहे हैं। प्रत्येक दिन वो भले इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं लेकिन जितना खाते हैं उसके अगेंस्ट वो जीएसटी तो पे कर रहे हैं। अगर सुबह दूध का पैकेट लेते हैं या कुछ और लेते हैं तो दे मस्ट पे द टैक्स। तो वहां हम लोग भूल जाते हैं मैम चर्चा करने में। दूसरा, मेरा जो बजट का साइज है, बजट के साइज को लेकर ये तो सरकार की एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि बजट आएगा, हर साल आएगा, ये कोई नई चीज नहीं है। सरकारें तो सरकारें अपना बजट प्रस्तुत करेंगी पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि पार्लियामेंट सीधा कहता है आर्टिकल 265 में, नॉट अ सिंगल पेनी शुड बी इन्वेस्टेड विदाउट द पर्टिकुलर परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की अनुमति के बिना आप एक पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो आप अपना बजट जमा करोगे। लेकिन जब बजट जमा करते हैं तो बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स पे पर्टिकुलर देखना है।
हाँ, 2-4 जगह उन्होंने क्या किया है कि अपने हो सकता हो कि भविष्य के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो मध्यम वर्गीय रेंज है टैक्स स्लैब में उसे 15 लाख से 20 लाख तो किया है। जो भी लगातार बजट पेश होता जा रहा है वहां एक स्लैब में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। इससे कौन सी पब्लिक होगी? इनसे वो पब्लिक होगी जो सरकार में पीसीएस लेवल के अधिकारी हैं या क्लास बी नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, इनको रेंज में लेने की कोशिश की गई है। इसका फायदा 5% पहुंचाने की कोशिश की गई है। गरीबों के लिए तो केवल इतना है कि जो अभी 7 लाख है टैक्स रिबेट उसे 8 लाख किया जा सकता है। ये एक पर्टिकुलर चीज है जो आम आदमी के पक्ष में खड़ी हो रही है। बाकी अगर हम लोग सैद्धांतिक रूप से या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं एक बात कहूंगा, वो बात यह है कि देश का बजट देश के समूची आबादी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। और समूची आबादी में जब 65% कृषक हैं और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी 60% श्रमिक वर्ग है, तो क्या ये पॉपुलेशन टारगेट नहीं की जा सकती? आप केवल अब देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है सरकार, कितना सुंदर नारा देती है चाहे कोई सरकार हो। मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि आप सरकार चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, इस देश के हुक्मरान हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल, चर्चा आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। तमाम मेहमान बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, लगातार चर्चा चल रही है कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है और किस वर्ग को क्या कुछ मिलने वाला है। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। और चलिए, आज देखिए बजट 2024 का दिन है और ऐसे में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, संसद भवन में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और साथ ही साथ आज का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बैठक में बजट को मिलेगी मंजूरी। और ये देखिए, बैठक लगातार जारी है, लोकसभा में पेश होगा आम बजट और इस आम बजट के साथ ही आपको बताएं कि संसद भवन में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है और ये आज का दिन अति महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि कौन से वर्ग को कितना लाभ इस बजट से मिलता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ देखिए, आपको बताएं कि करीबन 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और ऐसे में सभी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और 7वीं बार बजट पेश कर रही है निर्मला सीतारमण। और ऐसे में आज का दिन अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज जो आशाएं हैं सबकी वो बजट से बढ़ने लगी हैं कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास होगा। अगर बात करें मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की बात करें, उन सब के लिए क्या कुछ खास होगा। और मोदी 3.0 का ये पहला आम बजट है जो अपने आप में काफी खास माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और उससे पहले कैबिनेट की जो मीटिंग है वो लगातार जारी है। बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी, साथ ही साथ अहम बैठक की मानी जा रही है। लोकसभा में पेश होगा आम बजट और इस आम बजट को लेकर सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। हालांकि देखिए, संसद सत्र कल भी हंगामेदार रहा था और आज बजट सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। और देखिए, बजट 2024 को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी बने हुए हैं, दिनेश सिंह गेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हैं, प्रोफेसर अतुल शाक्य अर्थशास्त्री हैं, ये भी हमारे साथ बने, और धर्म शाह स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, ये भी हमारे साथ बने हैं। और देखिए, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी मैं सुशील वकील जी, क्योंकि देखिए लगातार इस बजट पर सबकी निगाहें और अब से कुछ ही समय बाद बजट जो है वो पेश हो जाएगा और ऐसे में जो आम जन है, साथ ही साथ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, यही उम्मीदें लगा रहे हैं कि इस बजट पे उनके लिए कुछ ना कुछ खास हो। अगर इसको पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो किस तरीके से, कितना चुनौती भरा ये बजट माना जा सकता है केंद्र सरकार के लिए? देखिए दीपिका जी, लोगों की अपेक्षा काफी है जी, स्पेशली जो मध्य वर्ग है या छोटे वर्ग के लोग हैं, क्योंकि जो महंगाई से जूझ रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा अपेक्षा, वो चाहते हैं कि उनको ऐसे कुछ रियायत मिले ताकि उनके जेब में या उनके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा है रहे, जब भी उनको जरूरत पड़ेगी उस टाइम वो उसका यूज कर सकते हैं। मेन चीज इसमें इस बार क्या चीज है, जो टैक्स रिजीम है हमारा, जो उसमें टैक्स स्लैब्स वगैरह है, उसमें एडजस्ट करने की जरूरत है। आप देख लीजिए, कल फाइनेंशियल मिनिस्टर ने, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि फरवरी 2023 से लेके अभी तक जो इन्वेस्टर्स है उनको 1,78,000 करोड़ का फायदा मिला। इसी दौरान हमारा सेंसेक्स 32,000 पॉइंट से ऊपर चला गया, निफ्टी भी आगे गया।
BSE का जो मिड कैप होता है वो 92% से बढ़ गया। और ये तब हुआ जब अपना जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन देश जो सारे इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे, तो उसके बावजूद हमारे देश ने इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत चेक कर लिया और ये इतने तरक्की की ओर चला गया। इसके हिसाब से अगर देश में इतना पैसा आ गया, बाकी से इन्वेस्टमेंटों का फायदा हुआ, बाकी से इस बार टैक्स स्लैब में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। मेन चीज जो मैं अभी भी कह रहा था कि सेक्शन 80C जो है, जिसमें जो 50,000 का जो उन्होंने एग्जेप्शन लिमिट रखा उस पर टैक्स रखे हैं, वो 50,000 से कम उठा के 1.5 लाख रुपया करे। उससे क्या चीज है, जो मध्य वर्ग और छोटा वर्ग जो है, ये चीज है टैक्स पेयर्स वगैरह उनको काफी रियायत मिलेगी। और सबसे ज्यादा रियायत तो गृहिणियों को मिलेगी, जो कमाने वाले महीने की कमाई हाथ में रखते हैं, फिर उनको कुछ बचता नहीं है तो वो उससे परेशान है। उनको ऐसे फायदा भी थोड़ा बहुत मिल जाए, क्योंकि हाथ में पैसा आएगा, गृहिणी भी खुश, सारा परिवार खुश रहेगा। इन चीजों को करने की बहुत जरूरत है। इससे क्या होगा कि देश के जो लोग हैं, जो बीजेपी को जिन्होंने भी इस बार थोड़ा सा सेटबैक दिया, थोड़ा सा झटका दे दिया, क्योंकि ये अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए, लोग एक तो ये जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी से बड़े परेशान है, महंगाई से परेशान है, इन चीजों को देख के सरकार को इस बार थोड़ा बहुत जो ये बजट है पॉपुलिस्ट बजट बनाना पड़ेगा, ताकि लोगों को कुछ रियायतें मिले, लोग महसूस करे कि ठीक है सुशील वकील जी, क्योंकि देखिए कई मायनों में आज का बजट जो है अपने आप में काफी खास हो जाता है। और देखिए हमारे साथ दिनेश सिंह गेट भी लगातार बने हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपके पास आना चाहूंगी दिनेश जी। देखिए इस बार अगर बात करें, केंद्र में एनडीए की सरकार है, लगातार देखा जा रहा है कि कई तरह की जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की भी कई तरह की डिमांड्स हैं जो देखने को मिली है। अब ऐसे में देखा जाए तो क्या कुछ लगता है कि आम जन से ज्यादा क्या इनकी जो इच्छाएं हैं उनका ध्यान रखा जाएगा इस बजट में, या फिर ये जो बजट है वो आम जन को समर्पित होगा? किस तरीके से एज एन पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप इसे देखते हैं? दुर्गा जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखिए ऐसे इसको लेकर के मैं क्लियर बताऊंगा कि मतलब बजट जो होगा बिल्कुल समग्र बजट होगा, जो मतलब एक तरह से जन कल्याण के लिए होगा। और इसका मैसेज देखिए कल दे भी दिया गया था, जैसे कि आपने बताया कि विशेष राज्य का दर्जा, तो आज देखिए बजट मतलब इसके विशेष राज्य का दर्जा जो है, मतलब स्पेशल स्टेटस जो है, उसके लिए अगर बिहार बोल रहे हैं तो कल को उड़ीसा बोलेगा, बिल्कुल परसों JNK बोलेगा और कुछ बोलेगा। तो देखिए सभी के लिए अलग अलग चीज नहीं होती। मतलब देखिए विकास अगर जैसे हम लोग अगर यहाँ 5 लोग बैठे हैं, तो हम लोग अगर जैसे हवा जैसे बहेगी तो सब तरफ एक बराबर बहेगी, और पानी अगर आएगा तो पानी सभी के लिए आएगा। तो उस तरीके से वो चीजें हैं। तो ये चीजें नहीं हो कि मतलब मेरी तरफ जो है वो तो ठंडी हवा है और आपकी तरफ गर्म हवा है, तो वो चीजें अपने आप में ठीक ठाक है भी नहीं है। और समग्र विकास जो है पूरे देश का, उसको नहीं बोल सकते। तो इसको लेके एक स्टर्न मैसेज जो है कल दिया गया, जिसको जैसे लेकर के विरोधी बार बार मतलब प्रतिपक्ष जो थे उसके लोग बार बार घेरते थे मतलब सरकार को लेकर के, भाई इस तरीके से ऐसे रहेगा कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स चले कुछ चलेगी। लेकिन वो उस पर सभी कल विराम लगा दिए गए और रिटर्न में उसका जवाब दिया गया कि नहीं, किसी को स्टेटस जो है स्पेशल नहीं दिया जाएगा, सब जो है बराबर है। और ये जरूर है कि राहत पैकेज जो है वो देने का काम हो गया। जैसे अगर कहीं पर बाढ़ आई है तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर ज्यादा पैसे की जरूरत है, या जैसे कहीं पर कोई चीज पिछड़ी में है तो उसको आगे लाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में, या जैसे इस बार देखा गया और देखा जाएगा कि शिक्षा को लेकर के, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के स्पेशल जो है वो ध्यान दिया जाएगा। तो अलग शिक्षा को लेकर के मैंने स्पेशली इसलिए बोला कि R&D पे करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है इसमें प्रावधान इसका रखा गया। और चीजों को लेकर के मतलब कि जो शिक्षा का क्षेत्र का बजट है तो वो सारे देश के लिए एक तरह से रहेगा। और शिक्षा के क्षेत्र का मतलब उसमें दायरा अगर बढ़ेगा तो देखिए सारा देश जो है अगर शिक्षित अगर होगा तो लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को स्पेशल जो है दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को। देखिए ऐसा है कि अब देखिए अगर रिटर्न में अगर ये जवाब दिया गया तो देखिए एक तरफ से कोई पॉलिटिक्स जो होती है वो डिप्लोमेसी का नाम है, मतलब कोई इस तरीके से नहीं हो सकता कि सीधे तरीके से कि मतलब कि दुकान की तरफ बोल दे ये सामान मेरे पास नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो देखिए बहुत तरीके से करके उन्होंने, मुझे लगता है कि पहले उनको कॉन्फिडेंस में लिया होगा, चंद्रबाबू नायडू उनको भी लिया होगा, और नीतीश जी बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं तो उनको भी पहले कहीं ना कहीं जो है अपने तरीके से कॉन्फिडेंस लिया होगा। उसके बाद इसके एक अनाउंसमेंट किया होगा, जिसको लेकर के बाद में बहुत मतलब एक सुर में थे कि लालू जी थे वो भी और अन्य जो लोग थे, जैसे कि मतलब चिराग पासवान के बारे में कोई नहीं सोचता कि वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ऐसा, लेकिन उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे देने की बातचीत की। लेकिन अभी देखिए ऐसे कि उच्च को लेकर के तो मैं एक तरह से मतलब ये मानता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो तो क्लैरिटी अब उसमें हो गई कि नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते। साथ साथ देखिए जैसे कहीं ना कहीं जैसे नीतीश जो है
वो छोड़ करके जैसे कि इंडिया गठबंधन को छोड़ करके गए, तो उनकी कहीं ना कहीं अपेक्षाएं होगी। कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने ये देखा कि भाई सुचारू ढंग से 5 साल तक सरकार पूरी चलेगी, और कहीं ना कहीं उनको इंडिया गठबंधन में इस तरह का भरोसा नहीं था कि मतलब उनको लगा होगा कि 5 साल तक पूरा सरकार चलाने में सक्षम नहीं होंगे। तो उसी को लेकर और पूरे अपने जैसे कि ऐसे चंद्रबाबू नायडू जो है वो हो गए, नीतीश जी हो गए, और अन्य जो सहयोगी वो सब ये सोच के हैं कि किस तरीके से हमारे प्रदेश का भला हो, और किस तरीके से एक सुचारू सरकार जो है मतलब ढंग से दे करके और प्रोडक्टिव तरीके से चीजों का मतलब कि सभी चीजों का समावेश करके और पूरे देश को विकासशील किया जाए। तो उसको लेकर के देखिए कहीं ना कहीं जैसे जो पैकेजेस हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अपने से विकास उसको लेकर के और जो अपने तरीके से सुझाव उनके होंगे तो उनको लेकर के केंद्र सरकार जो है उनके साथ में चल करके और एक कदम ताल जैसे कि होगी कि मतलब सीधे सीधे चल करके और एक एक कदम मिला करके और सबके साथ में मतलब लेकर के पूरे देश का विकास जो है उसको लेकर के चलेगी। तो उससे देखिए फर्क पड़ेगा। समग्र जो बजट का मतलब ये है कि जैसे पूरे देश की बातचीत करें 2 सेक्टर 3 सेक्टर्स की बातचीत सिर्फ नहीं है, सारे सेक्टर्स के, लेकिन 2-3 सेक्टर्स को भी लेकर जैसे हॉस्पिटैलिटी की बातचीत अभी जैसे हो रही है, तो देखिए टूरिज्म बहुत स्कोप है, तो टूरिज्म का अगर बढ़ेगा तो दायरा सारे देश में बढ़ेगा। उसी तरीके देखिए कोविड के बाद में जैसे कि हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं तो वो इसी को मानेंगे और वो मतलब जो मेरी बात है उससे इत्तेफाक रखेंगे कि हेल्थ सेक्टर जो है उसमें बहुत मतलब प्रत्याशित जो है बढ़ोतरी हुई कहीं ना कहीं चीजों को देख करके लेके जैसे मतलब अभी हम लोग जैसे एक तरह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया की डिस्पेंसरी, दुनिया की फार्मेसी हम कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत से देशों को एक्सपोर्ट करते हैं इस टाइम पे। और मान के चले कि जैसे कोविड की जो वैक्सीन थी उसको बनाने में उसको उसके R&D से लेकर के और लगाने तक और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में जो वो चीजें थी तो उसकी चीजों की उसके अलावा देखिए जैसे अभी जैसे मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो देश है वो सेफ हैंड्स में क्या है कि जो मुखिया है वो सभी का ध्यान रखने वाला है। नरेंद्र मोदी जो उन्होंने एक तरह से सभी का ध्यान रख करके सबको करने का काम किया। तो उसमें देखिए एक चीज में बताएं जैसे कि हेल्थ की जैसे सर बात चल रही है तो उसमें सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था, उसकी वैक्सीन जो है उसको डेवलप किया, हम लोगों ने डेवलप किया। और जैसे उस तरीके से जैसे कि टूरिज्म बढ़ने का उसका जैसे मान के चले कि जैसे डिफेंस है तो डिफेंस सेक्टर में पहले हमारा बहुत पैसा बहुत डॉलर्स खराब होते थे और डॉलर्स हमारे पास अगर इकट्ठे होंगे तो देखिए इकोनॉमी अपने आप आगे जाएगी। उसमें हम लोग अब मैन्युफैक्चरर बन के और हम लोग खुद एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से चीजों को लेकर के मैं मानता हूं कि अपने सहयोगों को साथ में लेकर के जनता की जेब में एक्चुअल वाला सिर्फ फिगर्स नहीं, जनता की जेब में एक्चुअल पैसा जाएगा जिससे जनता आगे मतलब क्या करके सोचेगी और जनता को कहीं ना कहीं लगेगा कि भी हम लोगों ने अगर तीसरी बार अगर मौका दिया तो अच्छा मौका दिया। ठीक है दिनेश, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये जो बजट है वो पॉलिटिकल जो चीजें हैं उनके झुकाव ना होकर आम जो जन है उनके लिए बजट कितना खास हो सकता है। प्रोफेसर अतुल शाक्य जी हमारे साथ लगातार बने हैं। अतुल शाक्य जी, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, अगर बात यहाँ पर की जाए, आपने तो बहुत से बजट का एनालिसिस किया होगा, अगर इस बजट की बात करें अब से कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा और ऐसे में क्या कुछ लगता है कौन से सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अगर हम हमारी GDP की बात करें या फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से बढ़ सकती है, वो कौन सा सेक्टर है जिसमें ज्यादा फोकस करने से, ज्यादा इन्वेस्ट करने से हमें ये फल मिल सकता है? देखिए मैम, आपने जीडीपी की बात की तो अभी इस बार का जो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी है सरकार का वो 7.5 के आसपास का फिगर दे रही है सरकार जी। और उनका जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें फ्लक्चुएटिंग रेट्स होते हैं, करंट मार्केट प्राइस से जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो वो 10 पॉइंट समथिंग वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा डिफरेंस है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से। दूसरी बात, बार बार सभी साथी भी कह रहे हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे जो मानवीय आवश्यकताएं हैं अर्थशास्त्री की तरह, तो मानवीय आवश्यकताएं हमेशा से कांस्टेंट है। हमारे पास केवल एट्रीब्यूट्स का केवल और गुणात्मक विकास हो रहा है। हमारी जो मौलिक जरूरतें हैं, रोटी की, रोजगार की, वस्त्र की, स्वास्थ्य की, ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं। हम लोग केवल और केवल देश में कुछ उच्च वर्गीय जो जरूरतें हैं उनकी मानसिकता से ग्रस्त हो गए हैं। हम भारत का असली चेहरा नहीं देख पाते। हम आप देखिए ना, एक तरफ 3,000 करोड़ की शादी का बजट है और एक तरफ 3,000 नहीं है किसी गरीब के पास। ये डिफरेंस है, डिस्पैरिटी इस देश की। ये दिखाता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ किया है। और दूसरी बात है कि जो बजट में एलोकेशंस होते हैं उनके डिपोजिशन सरकार के हाथ में सारा बजट, मंत्रालय और सारे अधिकारी होते हैं। उनको लाभार्थी किसको बनाना है, किसको चयन करना, लाभार्थी का चयन भारत में किस तरह से होता है सबको पता है। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि समग्र विकास में सरकार ने पूरी तरह से अपने लोगों को करिंगडम कर रखा है और नीचे तक लाभार्थियों के चयन में अभी वो करोड़पति दीदी योजना थी। आप जरा पूछिए करोड़पति दीदी योजना में क्या सरकार ने इसका परफॉर्मेंस जमा किया? सरकार बजट बनाने के बाद कभी बजट का ऑडिट नहीं होता। मैम, एक सेक्शन सरकार को अपना ऑडिट कराना चाहिए कि जो पुरानी नीतियों में बजट एलोकेशंस दिए वो संतोषजनक रूप से पूरे हुए कि नहीं हुए।
और दूसरी बात है, जहां तक स्टेट्स को दर्जा देने की बात है, तो उन स्टेट्स के दर्जा देने की बात मैं एक चीज बता दूं कि एक सेकेंड, थैंक यू, ठीक। तो वो जो विकास में शामिल है कि आपने किसी राज्य को स्टेटस नहीं दिया, लेकिन आपने अपने मनचाहों को बजट एलोकेट कर दिया, पैसा दे दिया। अभी ये बात सर ने खुद भी स्वीकार की कि ठीक है, हम एक शब्द नहीं अपनाएंगे, हम उसकी प्रणाली बदल लेंगे। तो इम्पैक्ट देखना चाहिए कि जो इम्पैक्ट एक्चुअली इकोनॉमी में, वो क्या पॉलिटिकल से अलग है। भारत में जितना भी हमें लग रहा है कि समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत की संवैधानिक संस्थाएं, भारत की बजटीय प्रणाली लोक कल्याण से अलग हटकर चुनावी एजेंडे में कन्वर्ट होती जा रही है, चुनावी तुष्टीकरण में कन्वर्ट होती जा रही है। साहब, ये 3 राज्यों का चुनाव है, इसको टारगेट करो, इसको टारगेट करो। आप बताइए, किसी भी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी संख्या में कमी हुई है, यूनिवर्सिटीज में संख्या घटी है, गरीबों के बच्चे घटे हैं। बिल्कुल सर कह रहे हैं कि एजुकेशन में सरकार ले रही है, तो एजुकेशन का बजट बड़े लोगों की, अमीरों की संस्थाओं को केवल हित पोषित कर रही है। सरकार ने एक लेवल के ऊपर के उद्योगपतियों को और चरमपंथियों को केवल वित्त पोषित किया है। और आप देख लीजिए, पूरे भारत का आंकड़ा है, केवल चुनाव के अलावा अगर सरकारें कहीं बिजी हो, सरकार के पास अपने पब्लिक का डेटा लेने का टाइम नहीं है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। बड़ा ताज्जुब होता है कि कभी कभी इन आंकड़ों पर जो केवल किताबों में और इकोनॉमिक सर्वे, बजट ऑफ इंडिया में प्रिंट कर दिए जाते हैं, सरकारों को कभी इनके धरातल तक जाने की भी कभी फुर्सत है क्या? जी। अब आप देखिए, मैं आपको बस जमीन का आंकड़ा देता हूं। जो साथी हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, उनको भी पता होगा कि सर गरीबों की परचेजिंग लिमिट क्या है और स्कूलों में बच्चों की स्थिति क्या है। एक गार्जियन से पूछे कि एक बच्चे को मेंटेन करने का औसत खर्च 20,000 रुपए है। बिल्कुल। बच्चे की फीसें 4 से 6,000 रुपए हो गई हैं और उनका मेंटेनेंस, दवाई और सब मिलाकर, एक बच्चा अगर किसी का है तो उसकी 20,000 हाउस होल्ड की, 2 बच्चे हैं तो 40,000 केवल बच्चों का मेंटेनेंस है। इस बात पर कोई मेरा साथी मना नहीं कर सकता। हमें एनालिसिस ऐसे करना चाहिए कि हम पे क्या इम्पैक्ट, हमारी जरूरतें क्या है, हमारी मौलिक जरूरतें क्या है। एक परिवार को जिंदा रखने के लिए 70 से 80,000 बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। अब क्या सरकार इतना बचत दे पा रही है? सरकार ने स्लैब बढ़ाया है 7 से 8 लाख रुपए। अब ये 7 लाख कमाने वाले लोग कौन है? 7 लाख कमाने वाले वो लोग हैं मैम जिनका की आप मान के चलिए 60 से 70,000 सैलरी है, 80,000 सैलरी है, वही लोग हैं जो इस स्लैब में आएंगे। तो ये सरकारी अधिकारियों की श्रेणी है मैम। इस भारत में 10,000 से 15,000 की दिहाड़ी करने वाले लगभग 35 से 38% लोग हैं। आप देखिए, पिछला जो लेबर श्रम मंत्रालय का डेटा है, उसमें 38% श्रमिक है जिनकी सैलरी जो 500 रुपए पर अपने आप को रोज चौराहों पर बेच रहे हैं। इस देश में इंसान बिकता है, किसी को दिखता नहीं है। प्रत्येक सुबह आप बड़े शहरों के चौराहों पर जाइए, इंसान अपने आप को 8 घंटे के लिए बेच रहा होता है। बिल्कुल, ये हमारे देश की बातें हैं। जी जी जी। तो अगर मैं थोड़ा सा एक मिनट का समय और देंगे तो मेरे जी, थैंक यू। तो मैम, ये भी हमारे लिए बड़ा एक अजीब सा पहलू है कि सरकारें जहां मिनिमम वेज की गारंटी देते हैं, न्यूनतम कार्य दिवस की गारंटी देते हैं, तो ये बिकने वाले लोग कौन है? आप जाइए मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर की सड़कों में, आपने भी देखा होगा। ये है हकीकत भारत की। झुंड बनाकर लोग खड़े होते हैं कि कोई उनको खरीद ले 8 घंटे के लिए। क्या सरकार के पास इन लोगों की पॉलिसी नहीं है? क्या लोक कल्याण इनके लिए नहीं, देश की आजादी इनके लिए नहीं थी? इनको समावेशित करने की नहीं, प्रियोरिटी किसको दी जानी चाहिए? प्रियोरिटी क्या केवल आप अपने मित्र उद्योगपतियों को लगातार पूंजी का संचयन कर रहे हैं? सबसे बड़ी भारत की समस्या है, मैं आपके मंच से, आपके फोरम से ये जरूर कहना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से, आने वाले 10 सालों में देश को एक ताकत से लड़ना पड़ेगा और वो है स्प्रेडिंग कैपिटलिज्म, हिडन स्प्रेडिंग कैपिटलिज्म। देश की जो पूंजियां हैं वो कहीं निक्षेपित होती जा रही हैं और आने वाले समय के लिए ये बड़ा खतरा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी बजट में हर साल आते हैं मैम, सरकार का एक नॉर्मल रूटीन है, वो अपने आय व्यय का रखेगी। दूसरी बात, मैंने आपको पॉइंट करके बताया कि उन्होंने जो डेफिसिट है, देखिए डेफिसिट को कम नहीं कर रहे हैं। डेफिसिट को कम न करने का मतलब है निश्चित तौर पर जनता का नुकसान। दूसरी बात है कि जो बिल्कुल अतुल शाकिर जी, कई तरह की बातें हैं, कई तरह के सवाल भी आपने उठाए हैं कि क्या कुछ बजट को देखते हुए होना चाहिए, और आपने एनालिसिस भी बहुत अच्छे से किया है पूरा। और देखिए, धर्मेश शाह भी लगातार हमारे साथ बने हैं। धर्मेश जी, स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं आप, और अगर बजट की दृष्टि से देखा जाए तो क्या कुछ लगता है स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं या स्वास्थ्य सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ सुधार अभी और होना बाकी है? क्या कुछ सुधार यहाँ पर होना चाहिए? वो काफी टाइम से जो चेंजेस आने लगे हैं वो लास्ट 8-10 महीने से तो दिखने लगे हैं। बट जैसे मैंने कहा कि जो 75% ऑफ द डिसीज सेगमेंट जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से आता है, और ये बहुत बड़ा लोड है फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री एंड फॉर द ग्लोब। और ये अगर हम लोग टैकल नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा
वापस हम गरीबी की तरफ दौड़ लगा देंगे और वापस जो हंगर है, पॉवर्टी है, वो अपने देश में भारी मात्रा में आ सकता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको ग्रास रूट लेवल पर टैकल करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हेल्थ गोल्स है, जो अपना SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, उसमें जो थर्ड गोल है हेल्थ एंड वेलनेस, उसमें भी WHO और UN ने ये बहुत क्लियरली कह दिया है सारे देश के लिए कि ये जो SDG है थर्ड, उसमें NCD इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज। और इसको किसी भी तरह टैकल करना ये किसी भी देश के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मूवमेंट एक ग्रासरूट लेवल पे शुरू हो चुकी है और उसको और पेनिट्रेट करना ताकि एवरी कॉमन मैन, एज एवरीवन हैज सेड, सुशील भाई ने कहा, दिनेश भाई ने कहा, अपने अतुल जी ने कहा कि एक कॉमन मैन इस चीज से एड्रेस हो जाए, इस चीज को सुविधा के तौर पे ले ले, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ताकि और रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जो एक इनकम को बढ़ावा दे। लेकिन जो एक आम आदमी का लीकेज है, दैट इज द मेडिकल एक्सपेंस एवरी मंथ, एवरी डे, और ये तो हम लोग ने अभी तक अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट स्ट्रिंजेंट डेटा एनालिटिक्स इन अवर सिस्टम की जो एक आम आदमी है उसका स्पेंड किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक स्पेंड होता है डायरेक्ट दवाई का खर्चा, फिर वो बीमारी में अगर वो नहीं जा पाता तो एक डायरेक्ट एब्सेंटिज्म का कॉस्ट है, फिर उसको किसी ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उसका कॉस्ट है, या तो फिर वो आदमी ही नहीं रहा तो वो कॉस्ट है। तो ये जो स्पेंड है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज एप्लीकेबल टू NCD, ये बहुत भारी मात्रा में आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है और इसमें बजट हैज टू डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दिस सो दैट एवरी कॉमन मैन एट द ग्रास रूट लेवल इज टेकन केयर। सेकेंड, ये जो मेंटल हेल्थ है उसके रिलेटेड है, काफी चैलेंजेस है दैट नीड्स टू बी टेकन केयर, बिकॉज दीज आर द मेजर चैलेंजेस जो आज US वगैरह बहुत बड़ा अगर पावर भी है, यू नो, इन स्पाइट ऑफ दैट दिस कंट्री इज सफरिंग लाइक एनीथिंग। आज US की बात करें या उस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, बिकॉज ऑफ NCDs, बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ चैलेंजेस ऑफ हार्ट अटैक्स, ये पूरी तरह से लॉस्ट है जी। बट दीज आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं उस कॉस्ट को पहुंच पाते हैं, हम लोग उस स्थिति में नहीं है। इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज। और इसमें भी जो जिससे चाइना है या जिस तरह के और यूरोपियन कंट्रीज है जिसने एक अपना खुद का मेडिसिन जो इन्वॉल्व किया है, यू नो, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ आयुष मंत्रालय, जिसमें फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री, यू नो, जैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो अपनी एलोपैथिक इंडस्ट्री और साथ में जो अपनी आयुष इंडस्ट्री है वो इंटीग्रेट की जा रही है टू वर्क एट द रूट कॉस्ट। सो वन वेरी स्ट्रांगली आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये एक बहुत बड़ा लीकेज है, हर एक के पॉकेट में गैप है जो कॉस्ट बढ़ाता जाएगा, एंड आवर कंट्री इज नॉट इक्विप्ड विद द राइट बजट टू टेक केयर ऑफ इन फ्यूचर। इसमें अगर डिसेबिलिटीज बढ़ती हैं तो वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, वी आर नॉट रेडी फॉर सीनियर सिटीजन लोड विच अदर कंट्रीज लाइक जापान एंड अदर पीपल आर रेडी फॉर दैट, वी आर नॉट रेडी फॉर टैकलिंग द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो बजट जो डेफिनेटली इस चीज को एड्रेस करते हुए शुरू हुआ है नीड्स टू बी मोर लिटिल परकोलेटेड। धर्मेश शाह जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि कोविड जैसी महामारी कितना क्रूशियल टाइम था हमारे देश के लिए, और देश के लिए नहीं दुनिया के लिए भी बहुत क्रूशियल टाइम था। ऐसे में कोविड के बाद क्या कुछ चेंजेस हेल्थ सेक्टर में देखने को मिले हैं या कुछ ऐसी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला हो, और अब उनसे उभरने के लिए क्या हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए हेल्थ सेक्टर में? तो आयुष के द्वारा काफी चैलेंजेस जो भी थे वो आयुष में काफी चेंजेस भी आए, एंड वो कोविड के टाइम से द यू नो इग्निशन और द राइट अप्रोच कि आदमी खुद से सोचने लगा, एंड द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट विच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी NCDs। ये सारे NCDs जो है वो लाइफस्टाइल डिसीज है, तो तरीका भी लाइफस्टाइल में ही आएगा, उसी के सुधार में आएगा। तो उसमें एक लेवल ऑफ इग्निशन, एक लेवल ऑफ यू नो एंगेजमेंट, एक लेवल ऑफ शुरुआत हुई है, बट इट इज ऑन ए वेरी वेरी अर्ली स्टेज। तो कोविड के बाद ये जो अपने नेचुरल थेरेपीज है, जिसमें आयुर्वेदा हो गया, जिसमें योग हो गया, जिसमें एक्सरसाइज मैनेजमेंट हो गया, तो ये अपने आप में बहुत ही डेवलप हुआ है। वैक्सीन हैज डेफिनेटली, मतलब आवर कंट्री हैज प्रूव्ड अक्रॉस द ग्लोब द वे द लोड है, इतना पॉपुलेशन का लोड है, फिर भी द वे वी हैव रीच्ड टू द सोसाइटी विद द वैक्सीन वाज समथिंग अमेजिंग, मतलब ऑसम, देयर इज नो वर्ड्स फॉर दैट। बट
अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो होने की वजह है कहीं ना कहीं इट्स अ फॉल्टी लाइफस्टाइल, इज अ पुअर लाइफस्टाइल जिसपे काफी लेवल पे काम हो रहा है, बट द पॉपुलेशन लोड इज सो हाई और उसके सामने जो एक बजट है विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन लोड, जिसमें और पेनिट्रेशन हो, एक आम आदमी के लिए पहुंच जाए। और हम लोग सिर्फ अभी ये सारे जो एनसीडीज है उसमें सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो आयुष मंत्रालय है जो कोविड के बाद से जो काफी एक्टिव हुआ है और काफी स्ट्रांग उभर के आ रहा है, और आई थिंक दैट इज व्हाट अवर अमृत काल अगर इसका नाम दिया जा रहा है तो दैट इज व्हाट अवर बेस इज, आयुर्वेदा व्हाट अवर बेस इज। तो उसको राइट इंटीग्रेट करेंगे विच इज वेरी ग्रेट मूव आफ्टर कोविड। तो डेफिनेटली एनसीडीज जिसमें सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा जो उसका ग्रासरूट कॉज लेवल पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है धर्मेश आज बिल्कुल। देखिए कई सारे फैक्टर्स जो है जो आपने बताए हैं और चुनौतियां भी कई है जो हमारे सामने हेल्थ सेक्टर की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर ओवरऑल अगर देखा जाए। चलिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए और विस्तार से जो बातचीत आप लोगों ने की है बजट के बारे में उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।